So hello to all my बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to the class of SSP. Welcome to the Dabang batch, the finest and the easiest way to learn the physics, and then finally you realize that you are an Ish Mohabbat with the subject my लाल बाल गोपाल. Yes बच्चा, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है एटम. चैप्टर नंबर है 12 और ये है लेक्चर नंबर 1. एटम का स्टार्टिंग में ही हमें चीज़ें जो हैं बात करनी है, वो इंट्रोडक्शन में हमें ये समझना है कि ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का, अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, ध्यान से कहानी को सुनिए, मजा आएगा. बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चा पार्टी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको समझ में सब धीरे धीरे समय के साथ बता दूंगा मैं. अच्छा, सेमीकंडक्टर एकदम लल्लन टॉप तरीके से तैयार सभी का. सेमीकंडक्टर से इश्क मोहब्बत हो चुकी है सही बच्चा लोग को. Who is the kind of energy? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, भगवान आप सबको भला करे मेरे लाल बाल गोपाल. तो एटम के बारे में सबसे पहले सुनिए. एटम के बारे में सबसे पहले जो कोई साइंटिस्ट लेकर के कुछ आए थे ना, वो हमारे जे थॉमसन थे. बट थॉमसन साहब का कहना ये था कि भाई देखो बच्चा, आज के तारीख में एटम के बारे में हर कोई जानता है. मैं जानता हूं, आप जानते हो, कक्षा 8वीं के बच्चे भी जानते होंगे, 9th 10th हर बच्चा जानता है कि एटम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कुछ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है, जिसमें ऑर्बिट होता है. बट कहीं ना कहीं मेरे लाल बाल गोपाल, आज के 200 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले एटम एक बहुत बड़ी गुत्थी थी. एटम वाज अ बिग क्वेश्चन सभी लोगों के लिए कि यार एक्चुअल में क्या है, यस और नो. तो आज के 100, 150, 200 साल पहले हमारे लोग अगर होते, हम जैसे लोग इंसान अगर आज के 100, 150, 200 साल पहले होते मेरे लाल बाल गोपाल, तो कोई शायद तुमसे पूछता कि भैया बताइए एटम क्या है. तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लाल. वैसे ही साइंटिस्ट लोगों के सामने भी तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था. तो ऐसे अलग अलग लोग, अलग अलग साइंटिस्ट लोग, क्योंकि लोगों का काम क्या होता था, साइंटिस्ट लोगों का, आओ भाई साहब बताओ, तुमने ये बोल दिया, अच्छा एटम ऐसा है, अच्छा एटम ऐसा है, ओ हो, एटम के अंदर आनंद की अनुभूति होती है. ऐसे बहुत सारे लोगों ने एटम के बारे में कहानियां दी. अब हम लोग को ये पता है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है. बट थोड़ी देर के लिए ऐसा मान करके देखिए कि हमें ये पता ही नहीं है, तो ये स्टार्टअप कैसे हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या समझाने जा रहा हूं? दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. एटम क्या था, ये सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे थॉमसन. उन्होंने बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बात बोली जो कि लोगों को बाद में समझ में नहीं आया, तो लोगों ने गलत ठहरा दिया. खैर वो कहानी है, हम लोगों को उस पर जाना नहीं है. सिंपल समझिए, आपने तरबूज देखा है, देखा क्या सर, खाया भी है ना, वाटरमेलन यार. इसे कहा जाता है बच्चा लोग थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल. जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में एक मॉडल दिया, जिसे बाद में नाम दे दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल. ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, तो प्लम बेसिकली नाम पड़ा है तरबूज से, वाटरमेलन से. इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जैसे तरबूज के बीज कैसे होते हैं, सीड्स खाते रहो तो फिर बी आ जाता है, फिर फेंक देते हो आप. मतलब ऐसा एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को फेंकना नहीं है, बट उन्होंने ऐसा मॉडल दिया कि इट्स लाइक अ वाटरमेलन मॉडल, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. वो किसी भी जगह पर बैठा हुआ है, बिखरा हुआ है, यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, कुछ ऐसा ही. तो बस एक नाम दे दिया गया. इट्स अ बेसिक कहानी, आप चाहे तो अपनी किताब से ही पढ़ सकते हैं. बट थोड़ा सा एज ए साइंस स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि हाँ अच्छा, एटम के अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट ये थे हमारे जे थॉमसन मॉडल. बोलो जो मैंने बोला, चमचम चमकीला मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बल रामचंद्र की जय हो. ओ हो, आनंद की अनुभूति भी आई होगी मेरे लाल. तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, तो एक तरबूज मान लीजिए, एक वाटरमेलन मान लीजिए, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसा इनका मानना था, जो कि बाद में फेल हो गया. इसके बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को समझ में नहीं आई, तो लोगों ने इसे गलत साबित कर दिया. और वैसे भी उस समय के साइंटिस्ट लोगों का ये काम रहता था कि कोई गलत बोले तो फिर गलत है, उसमें क्या है बच्चा लोग. बोलो चमचम चमकीला, कहानी याद रहेगी, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल. अच्छा, बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुदरफोर्ड. इनका एक बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट, जो शायद कुछ हद तक तुम लोगों ने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा, रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल वाला एक एक्सपेरिमेंट. और यहां से बच्चा पार्टी जर्नी स्टार्ट हुई. लेकिन इनमें भी कुछ कमी निकाली गई, इनके अंदर भी कुछ कमी निकाली गई. वो कमी पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम यही सीखेंगे कि रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्या था. बोलो चमचम चमकीला बच्चा पार्टी. हाँ सर जी, एकदम आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति आ रही है. अच्छा, रुदरफोर्ड के बाद हम लोग इसके अंदर क्या क्या चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, तो ऑर्बिटल रेडियस फाइंड करेंगे,
एटम के अंदर का जो रेडियस है वो, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से हर साल अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आता है, रेडियस और एनर्जी के कैलकुलेशन से। उसके बाद बच्चा पार्टी बोहर्स पोस्टुलेट, ये भी बहुत ही फेमस है, इनके पोस्टुलेट्स लिखने के लिए आते हैं, तो इनका जो थ्योरम है हमें वो भी देखना है। फिर बाद में हम एनर्जी लेवल पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज पे चर्चा करेंगे। इसमें ये हमारा चैप्टर फिनिश होगा, इसी में हमारा ये चैप्टर एंड होगा। बोलो चमचम चमकीला सिया बलरामचंद्र की जय हो, आनंद की अनुभूति की क्लास है सर जी। धन्यवाद। अब सुनिए, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट चलो बच्चा, अब सुनिए बच्चा, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो जिद्दोजहद है, जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, वो सब कुछ किसके लिए है? एटम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की है। वी हैव टू गेट द डिटेल्स अबाउट द एटम, जो हमें आज पता है, बट आज के 100-150 साल पहले जरा सोच करके देखिए, हमें नहीं पता कि एटम क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज होगा। तो ये साइंटिस्ट लोग कैसे कैसे कौन कौन से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके लेकर के आए, वो चीज आपके सामने रखने वाले, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमें एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली गोल्ड फॉइल वाला। अब देखिए है क्या इनके एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले बच्चा पार्टी यहां पे ना एक सोर्स लिया जाता है, ये एक सोर्स है, और ये एक ऐसा सोर्स है बच्चा पार्टी जो अपने में से अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड करेगा। और ये जो सोर्स है वो है 83Bi214। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। यहां पर से एक ओपनिंग होती है और यहां से धिपिक 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 अल्फा पार्टिकल्स बाहर आते हैं। अच्छा, जनरली मैं अगर आपसे पूछूं कि हे मेरे लाल बाल गोपाल, अल्फा पार्टिकल्स क्या है, क्या ये हीलियम के ही पार्टिकल्स है 2He4? यस, दिस इज द हीलियम पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स पहले नाम दे दिया गया था, पहले आज के 100, 150, 200 साल पहले जब चीजें नहीं क्लियर थी तब नाम दे दिया गया था, अच्छा अल्फा, बीटा और फिर गामा। फिर धीरे धीरे ये जो हमारे एलिमेंट्स आए, जो पीरियोडिक टेबल आए केमिस्ट्री के अंदर, फिर इनके नाम दिए गए कि नहीं ये है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है तो इसका नाम ऐसा है। तो पहले अल्फा पार्टिकल्स नाम दिया गया था, जो कि बाद में पता चला कि अच्छा ये हीलियम है 2He4। और ये बिस्मथ क्या है Bi, सो दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है मेरे लाल बाल गोपाल? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो लगातार अपने में से पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। बट फिलहाल हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कुछ ऐसे भी एटम हैं जो लगातार अपने में से क्या निकालते हैं, कुछ रेडिएशन बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो उसी में से हमने एक सोर्स लिया मेरे लाल, जिसका नाम हमने दे दिया अल्फा, और जो हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स है दैट इज ऑल अबाउट योर 83 बिस्मथ एंड 214। वेयर व्हाट इज 83? दैट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज 214? दैट इज एटॉमिक मास नंबर। बोलो चमचम चमकीला। तो यहां पर एक सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलता है। ओ हो गजब सर जी। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम माय लाल बाल गोपाल। द प्रॉब्लम वाज कि ये अल्फा पार्टिकल्स तो कहीं भी जा सकता है, ऐसे 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 भी जा सकता है ना। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगा बच्चा पार्टी, एंड कसा उड़ान झल्ले की ध्यान से सुनेगा तो जीवन काल के अंत समय तक तुझे याद हो जाएगा। ओ हो अभी हर जगह पर जा सकता है। क्योंकि ये हर जगह पर जा सकता है, इसलिए इसको रोकने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जैसे एक पाइप की तरह। कैसा होता है कि बच्चा अगर एक पाइप हो तो पानी सीधा सीधा स्ट्रेट पाइप में से चला जाएगा, है ना। तो यहां पर ना लीड के ब्रिक्स लगाए गए, ईंटें जिसे आप कहोगे, ऐसे इस तरह से, ताकि ये अल्फा पार्टिकल्स एक बीम में कन्वर्ट हो जाए, एक लाइट में कन्वर्ट हो जाए और फिर वो आगे बढ़ जाए। तो यहां पर लीड के ब्रिक्स हैं, राइट बच्चा पार्टी।
ऐसी एक बीम बन गई। उई! अब ये बीम सीधा सीधा स्ट्रेट जा रही है और इस बीम को जहां पर टकराना है वहां पर एक और स्पेशल चीज ली गई है जिसको हम क्या नाम देते हैं वो देखिए, ध्यान से देखिए मेरे लाल बाल गोपाल, कसम उड़ान झल्ली की आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। अरे कईयों को लगेगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है मेरे लाल। ए भाई साहब कहाँ तुम यार, कहाँ गलत हो गए? तारी माटी फील आ रहा है बच्चा लोग? ये देखो, हाँ अब ये क्या है, ये चीज क्या है? आप जो बीच में एक व्हाइट वाला एक लाइन देख रहे हो वो चीज क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये है बच्चा पार्टी गोल्ड की एक पतली सी फॉइल। सोने की एक पतली सी परत, एकदम पतली सी गोल्ड फॉइल। सवाल यहां पर यह आता है कि जानकारी प्राप्त करनी थी एटम के बारे में। क्या गोल्ड एक तरह का एटम है? उस जमाने में भी रहा होगा सोना, राजा महाराजा, हाँ धन तड़न धन धन तड़न धन धन, हाँ तो सोना ले लिया, एक गोल्ड के फॉइल ले लिया, एकदम पतली सी पन्नी। अच्छा गोल्ड ही क्यों लिया? दैट इज द क्वेश्चन, बिगेस्ट क्वेश्चन, कि सर गोल्ड ही क्यों लिया? कोई और भी एटम तो ले सकते थे, हैं? गोल्ड ही क्यों लिया? गोल्ड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप जितना चाहो उतना इसे पतला कर सकते हो विदाउट एनी क्रैक। शायद इसलिए तो गोल्ड इतना महंगा होता है यार। आपको मैंने क्या बोला, फिर से समझिए इस बात को, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से, कसम उड़ान झल्ली की आनंद की अनुभूति, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। आप गोल्ड को चाहो उतना ज्यादा मोबिलिटी, यस वेरी गुड ईशान, उतना ज्यादा पतला कर सकते हो विदाउट एनी क्रैक। अब क्वेश्चन फिर से वही बन जाता है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? तो आंसर है हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी एक गोल्ड के एटम के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि एक्चुअल में उसमें क्या है। असलियत में अगर गोल्ड की एक मोटी सी शीट होगी तो वो कम से कम इस मोबाइल की थिकनेस की जितनी होगी, होगी कि नहीं? अब आप बताइए कि इस थिकनेस की मोटाई वाले गोल्ड की फॉइल में क्या एक ही एटम होगा या बहुत सारे एटम होंगे? आंसर दिस क्वेश्चन। क्या एक ही एटम होगा या बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एटम होंगे? कम ऑन लाल बाल गोपाल, सोचिए फिर कमेंट में लिखिए। बहुत सारे होंगे। तो जब बहुत सारे होंगे तो हमें उसका इंपैक्ट पता नहीं चलेगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिर्फ एक एटम ऐसा हो जिसकी जानकारी हमें मिले। तो हम क्या करेंगे? हम इसे दबाएंगे, उई उई उई। अगर आप इसे दबाने लगोगे तो चांसेस है कि जो इतना पहले मोटा था एटम वेटम सब इधर उधर फैस आराम से घूम रहे थे, जैसे ही तुमने दबाया तो क्या एटम इधर उधर जाने लगेंगे? जैसे एक फॉर्म है, आप उसे दबाओगे तो इधर उधर सब चलने लगेंगे। जैसे एक थैली है, थैली में पानी है, आप दबाओगे तो पानी इधर उधर चला जाएगा, और दबाओगे पानी फट जाएगा, थैली फट जाएगा सर। लेकिन ये वो चीज नहीं है, ये क्या है? गोल्ड है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमने इसको इतना दबा दिया, हमने इसे इतना पतला कर दिया कि अंत में इसमें सिर्फ एक एटम है, ऐसा हमने माना। बोलो चमचम चमकीला, बोलो लागिला लागिला लागिला, ओ हो। और ये शायद आई थिंक जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2.1 इंटू 10⁻⁸ मीटर का होता है। इतना पतला भाई साहब इसकी थिकनेस। ये एग्जैक्ट आंकड़ा एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, बट इतना ही है लगभग 2.1 10⁻⁸ मीटर। आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, खैर वो अभी देख करके कन्वर्ट भी कर लेंगे। बट 10⁻⁸ से आइडिया लगा सकता है मेरे लाल कि बहुत 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 आई रे माई रे बहुत पतला है। बोल चमचम चमकीला। इसके पीछे का कारण क्या था? इतना पतला क्यों लिया? इतना पतला इसलिए लिया ताकि हमें क्या मिले? ताकि हमें क्या मिले? एक एटम मिले और हमें उसकी क्या प्राप्त हो? जानकारी। वेरी गुड बच्चा। तो अब समझिए, अब यहां से मेन खेला चालू होता है। इसको थोड़ा सा मैं यहां से हटा देता हूं। तारी माटी तारी माटी। बच्चा पार्टी, यहां पर ना एक स्क्रीन लगी होती है ऐसे, और इस स्क्रीन के साथ एक और लगा होता है चीज जिसे कहते हैं डिटेक्टर। और ये स्पेशली एक मशीन के साथ होता है जो ऐसे वाई 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 ऐसे चलता रहता है। डिटेक्टर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो स्क्रीन है ये बनी होती है बच्चा पार्टी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड चीज क्या है? ये एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा सिस्टम है जिस पर अगर लाइट पड़ेगा तो वो ब्लिंक होगा। कहीं पर ज्यादा ब्लिंक होगा, कहीं पर कम ब्लिंक होगा, कहीं पर बहुत 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 ज्यादा ब्लिंक होगा, कहीं पर बहुत कम होगा। स्पार्क
चमकीला, जैसे तारे कैसे चमकते हैं वैसे ही जिंक सल्फाइड चमक सकता है। और डिटेक्टर का काम यह है कि वो डिटेक्ट कर ले कहां पर ज्यादा चमका, कहां पे कम चमचका। या फिर आप ऐसा भी समझ लो कि डिटेक्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या है, यहां से जो भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं उनकी पार्टिकल से वो करंट को सेंस कर ले रहा है कि जहां पे ज्यादा करंट होगा वहां पर वो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, जहां पे कम होगा वहां पे कम डिफ्लेक्शन देगा। बेसिकली जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये हमें याद होना चाहिए। बोलो चमचम चमकीला। अब क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट में, वो चीज समझिए। बहुत हो गई बातें, अब चीज को समझते हैं। अब बातों को समझिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे 100 के 100 अल्फा पार्टिकल्स बड़ी तेजी से आए, इट्स जस्ट एन एजम्पशन, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो किताब की भी बातें जो है वो हम करेंगे, बट पहले एग्जैक्ट आंकड़ा समझिए। 100 मतलब बात समझिए, एग्जैक्ट बात समझिए। 100 अल्फा पार्टिकल्स इस लीड ब्रिक से निकले थे, तो यहां पर इस जगह पर 100 मिलने चाहिए, और अगर मिल गए दिस मीन्स कि ये जो हमारा गोल्ड का फॉइल है, दिस मीन्स कि ये जो हमारा एटम है वो पूरी तरह से खोखला है। द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी इफ वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर दिस सिचुएशन। बोलो चमचम चमकीला, हमें ऐसा मिलना चाहिए। तो ऐसा होता अगर सारे के सारे 100 अल्फा पार्टिकल्स वहां पर मिल जाएं, तो इसका मतलब क्या है, 100 का 100 मिल जाए, इसका मतलब क्या है, एंटायर पार्ट इज एम्प्टी। जो मैंने बोला वो आपको फील आया मेरे लाल बाल गोपाल? जल्दी से बोलो, सिया बलरामचंद्र की जय हो। एम्प्टी पार्ट्स, गुड वन। बट ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ, क्योंकि हमें भी पता और आपको भी पता है कि एटम के सिर्फ सेंट्रल वाले पार्ट में न्यूक्लियस होता है, जिसे कैसे साइंटिस्ट लोगों ने समझा वो चीज समझिए। अब ये देखा गया कि ये डिटेक्टर ऐसे डिटेक्ट कर रहा है, वी 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 ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ही चलता होगा। तो इस वाली जगह पर उसको 100 के 100 पार्टिकल्स नहीं मिले। क्या बोला मैंने? उसको 100 के 100 पार्टिकल्स नहीं मिले, लेकिन इसको सिर्फ 10 पार्टिकल के चमकने से इंटेंसिटी डिटेक्ट करा उसने। ठीक है, यहां पर सिर्फ कितना करा? 10। अच्छा, 10 करा। तो 100 अल्फा पार्टिकल्स भेजे थे और उसको मिला सिर्फ 10। तो बाकी के कहां गए? बाकी के इस डिटेक्टर ने सेंस करा, ये पूरा यहां तक है, ये पूरा यहां तक है। इस बात को समझिएगा, मुझे पता है रिजल्ट आपका किस तरह का है, बट जिस हिसाब से समझाना समझ गए तो थ्योरी आप बना पाएंगे। क्या थ्योरी आएगी नहीं, लेकिन अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये पूरा ऐसे है। देखा गया कि जब ये डिटेक्टर एग्जैक्टली यहां कहीं पर होगा, यहां कहीं पर डिटेक्ट कर रहा होगा, तब आप मुझे बताइए थीटा कितना होगा। अगर डिटेक्टर यहां होगा तो थीटा कितना होगा? यहां से घूमना चालू किया, क्या थीटा 180 डिग्री? क्या थीटा 180 डिग्री? 180 डिग्री, वेरी गुड। 180 डिग्री पर पाया गया बच्चा कि इस 100 अल्फा पार्टिकल्स का ज्यादातर यानी 90% भाग, 90% पार्ट यहीं पर मिला। कहां पर मिला? यहां पर मिला। इसका क्या मतलब है? अगर हम बेसिक सोचो, अगर हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां पर हमें सिर्फ 10 मिला, और ज्यादातर जो पोर्शन है वो हमें यहां कहीं पर मिल जा रहा है, यहां पर मिल जा रहे हैं, यहां पर मिल जा रहे हैं, और यहां एग्जैक्टली 180 डिग्री पर, मैं बोलता हूं 90% नहीं, गलत बोला मैंने, 90% भी नहीं। ऐसा देखा गया बच्चा लोग, ऐसा देखा गया मेरे लाल बाल गोपाल कि जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो ये जो 100 अल्फा पार्टिकल्स है उसका 1% भी नहीं मिला। वी आर नॉट गेटिंग पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे हैं यहां पे। इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली 180 डिग्री पर सारे के सारे जो पार्टिकल्स थे वो सब के सब यहां तो हमें मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, इस तरफ मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, एक यहां नहीं मिल रहे हैं और एक एग्जैक्टली 180 डिग्री पर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एटम का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो खाली है, तभी हमें यहां पर मिल जा रहा है, यहां पर मिल जा रहा है, यहां पर मिल जा रहा है, और इधर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि वो सब क्या हो गए? रिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो सब के सब ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ऐसे आगे चले गए। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग नहीं गए। कंफ्यूज हो रहे हो? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? कि समझ में आ गई बात? मैंने क्या बोला उस बात को ध्यान से सुने मेरे लाल।
अगर हम यहां पर खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल्स हमें नहीं मिले। इसका क्या मतलब है? सारे पार्टिकल्स नहीं मिले तो सबके सब टकरा के पीछे गए होंगे ना। अगर नहीं मिल रहे इसका क्या मतलब है? सबके सब टकरा के उई उई ऐसे जा रहे होंगे, तो इसका मतलब बीच में कोई बैठा है जो उसको रिपेल कर रहा है। और अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। अल्फा पार्टिकल्स कैसा पार्टिकल्स होता है, अभी आपको ग्राफ से भी समझा देंगे। अल्फा पार्टिकल्स कैसा पार्टिकल्स होता है? पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। और अगर यहां पर मुझे ये सारे लोग ऐसे मिल जा रहे हैं, यहां पे मुझे नहीं मिल रहे हैं, 10 लोग भी मिल रहे हैं तो भी बहुत, अब यार ये तो कहने की बात है 100, समझ लीजिए ना, कोई मिल ही नहीं रहा है, ऐसा समझो। यहां पर हमें कोई मिल ही नहीं रहा है। और अगर मैं एग्जैक्टली यहां पर देखता हूं तो मेरे को ज्यादातर जितना मैंने भेजा है उसका पार्ट पूरा मेरे को मिलते चला जा रहा है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि ये अल्फा पार्टिकल जरूर यहां वाले किसी पोजीशन से टकरा के रिटर्न आ रहा है। और अगर ये टकरा के रिटर्न आ रहा है तो टकरा के रिटर्न आने वाली चीज 100% पॉजिटिव होगी। कुछ तो होगा उसके अंदर जिसकी वजह से ये रिपेल हो रहा है। बाद में उसी चीज को नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। भाई साहब सुनिए, 100 में से 90 लोग इधर चले गए, 90 चले गए। इधर मेरे को सारे लगभग मिल रहे हैं और यहां मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट एम्प्टी है, कुछ ही पार्ट खाली है। मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, कुछ ही पार्ट भरा हुआ है। और जो पार्ट भरा हुआ है उसी को हमने न्यूक्लियस बोला। बीच में कोई पार्टिकल होगा, इन द सेंस बीच में ऐसी कोई जगह है जो इसको रिपेल कर रही है, जो बाद में पता चला उसका नाम क्या पड़ गया बच्चा लोग? न्यूक्लियस। जिसमें आप बोलते हो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स है फिर न्यूट्रॉन, और वो तो बात की खोज है। लेकिन दिस इज द एक्चुअल आइडिया बिहाइंड दिस थियरी ऑफ एटम। रुदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से ये जरूर पता चल गया कि एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है, तभी तो यहां पर सारी चीजें मिल रही है। अच्छा, एकदम बढ़िया से समझ में आ गई, शानदार बात समझ में आ गई। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर हमें पूरा का पूरा पता चल गया, इस पर पता चल गया। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ है बच्चा पार्टी, खैर वो पार्ट भी मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम एम्प्टी है, ये हमारा कंक्लूजन है। इसके बाद देखिए, अब इसकी ना एक ग्राफ बनाई गई, वो ग्राफ देखिए। ग्राफ कुछ इस तरह का आया, ये ऐसा। ये है बच्चा पार्टी नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, और ये है एंगल। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है, ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कैटर्ड पार्टिकल के नंबर्स कम होते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना, डिक्रीज होते जा रहे हैं। वेरी गुड। आप देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी करके दिखाता हूं मेरे प्राणनाथ। अगर हम 0 से एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ग्राफ कम होते जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हुए, स्कैटर्ड का मतलब क्या है? स्कैटर्ड का मतलब है बच्चा पार्टी कि वो फॉइल के साथ टकराया और फिर बाहर निकला। स्कैटर्ड समझ रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं बच्चा पार्टी? चमचम चमकीला मेरे लाल बाल गोपाल। ओ हो, यानी अगर हम 0 से आगे बढ़ते चले जाए तो किसी जन्म में तो एंगल 180 होगा। तो जब 180 पे होंगे तो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के चांसेस बहुत कम है, जो कि सही भी है। 180 डिग्री पे कहां मिला आपको? कोई मिला ही नहीं, सबके सब चले गए। यस और नो में लाल बाल गोपाल, तभी तो नीचे लिखा था कि ओनली 1%, है ना? तो ये ग्राफ और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इससे ये बात पूरी तरह से प्रूफ हो गई कि भाई साहब अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग से ये पता चल चुका है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है और एक चीज बीच में भरी हुई है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि बाद में आया। यस और नो बच्चा पार्टी? ये ग्राफ में ना यहां पर बहुत सारे आपको वैल्यूज मिलेंगे, जैसे यहां पे 10 पावर 7 6 5 4, उसको आपको याद रखना है तो रख लीजिए, अच्छी बात है। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। मे बी 1 मार्क्स से क्वेश्चन में ये आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का ग्राफ क्या है। ठीक है, अब एक और चीज सामने आई इसी एक्सपेरिमेंट से, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो दिया है उससे एक और बात सामने है।
उसका फॉर्मूला भी है, बट वो फॉर्मूले पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक पे है नहीं और फॉर्मूला बच्चों को याद भी नहीं होता और वो प्राण भी निकाल देता है, वो बीएससी एमएससी में आता है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक चीज और समझिए जिसे हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर को समझने के लिए मैं आपको पहले ही कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक किसी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, राइट। आप मुझे बताओ बच्चा, ये अल्फा पार्टिकल्स, राइट, इधर भी अल्फा पार्टिकल्स। इस मुद्दे को ध्यान से समझना, ये अल्फा पार्टिकल्स आया और ये भी अल्फा पार्टिकल्स आया, दोनों अल्फा पार्टिकल्स इस वाले एटम के पास में एटम के न्यूक्लियस के पास में जा रहे हैं। ये वाला बच्चा पार्टी बहुत नजदीक तक जाकर के फिर रिटर्न हुआ। जाहिर सी बात है रिटर्न तो होगा, रिटर्न तो होने वाला है, कंफर्म है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस से तो टकराएगा तो नहीं, रिटर्न आएगा बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, पहले ही लुढ़क गया, पहले ही मर गया। इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फील आ गया? कसम उड़ा झल्ली की आनंद की अनुभूति का लगे बहुत ही ज्ञानी जीवन है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चन बनते हैं, क्या है उस बात को समझिए। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल्स है, मैंने इसको एनर्जी दी और बोला जा बेटा चला जाओ उसके पास, धमाक, ये रिटर्न क्यों जा रहा है यार? क्योंकि ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, मतलब बाद में पता चला कि न्यूक्लियस तो आपको रिपेल करेगा और ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है, एनर्जेटिक है, ये आ रहा है धमाक, रिटर्न तो जाएगा भाई साहब। यस और नो माय लाल बाल गोपाल। तो इस ये जो जितने पास में जाकर के अपनी होशियारी मार रहा है, जितने पास तक जाकर के रिटर्न हुआ ना, ये जो पास में गया ना बच्चा, इसी पास डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फील, ताकि जीवन काल के अंत समय तक गलती ना हो पाए। ये जो है ये जो है बच्चा पार्टी, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रुदरफोर्ड की कहानी से ही सामने आ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ द पॉइंट इज कि जब ये पार्टिकल चल रहा था या कैसे चल रहा था भाई साहब? सर या चल रहा था, तो बताइए इसके पास कौन सी एनर्जी थी? चल रहा था तब जब ये पार्टिकल चल रहा था या तो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक या पोटेंशियल? कम ऑन, मैं लाल बाल गोपाल। सर जी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन सोच मेरे बच्चा, क्या एक ऐसा मोमेंट आया होगा मेरे प्राणनाथ जहां पर वो इंस्टेंटली टन लिया होगा कि भाई साहब मेरी औकात अब नहीं है, मैंने सामने नहीं जाना, मार खाना मैंने, क्योंकि सामने से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया होगा जब उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्षण भर के लिए पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हुई होगी। यस और नो बच्चा पार्टी? वहीं से उभर के आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जब आपका काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के, तब वहां से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv का स्क्वायर, जो कि आपको दिया होगा कि अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी है, वो काइनेटिक एनर्जी हुई। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन में d। व्हाट इज d? व्हाट इज दिस d? क्या d इज डॉग माने कुत्ता? हाँ सर, बट यहाँ पे d का मतलब कुत्ता नहीं है, d का मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो चमचम चमकीला। तो ये है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का तरीका निकालने का। तो d बराबर में k q1 q2 डिवाइडेड बाय हाफ mv का स्क्वायर, जो कि दिया होगा वो आपको लिखना है। k की वैल्यू हर कोई जानता है, q1 की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज 2e होता है, और q2 के जगह पे लिखेंगे Ze अपॉन में हाफ mv स्क्वायर। अब इस बात को और थोड़ा ध्यान से डीप में जाकर के सोचते हैं। मैंने 2e क्यों लिखा रे मेरे लाल? मेरे बच्चा पार्टी, मेरे प्राणनाथ, मेरे संकट मोचन, हमने 2e क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का मतलब हीलियम पार्टिकल्स, और हीलियम पे जो चार्ज होता है मेरे लाल वो 2He4 के हिसाब से 2e होता है, और e की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बोलो चमचम चमकीला। अरे लागेला लागेला लागेला, अरे लागेला लागेला लागेला। ये अच्छा सुन, Ze क्यों लिखा? Ze क्यों लिखा?
क्या क्यू का फॉर्मूला तुम्हें याद है बच्चा पार्टी? क्यू बराबर एनी, याद है? भूल गए? देख चमक रहा है। क्यू बराबर एनी याद है सभी को? एन क्या है? नंबर्स। तो अब जरूरी थोड़ी हर बार गोल्ड फॉइल का ही सवाल दे। न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज कैसे निकालेंगे? क्यू बराबर एनी, जहां पे एन एटॉमिक नंबर हो जाएगा और ई 1.6 10⁻⁹ कूलम। फिर से समझे? गोल्ड फॉइल के जगह पर कुछ और है तो Z कुछ और होगा। खैर गोल्ड फॉइल है, 99.99% टाइम गोल्ड ही आएगा, तो गोल्ड फॉइल है या रुदरफोर्ड का वर्ड यूज कर दे तो गोल्ड ही है। तो Z की वैल्यू कितनी? सोच समझ के जवाब दे। कसम उड़ान जल्दी की आनंद की अनुभूति लगेगा भौतिक विज्ञान जीवन मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। ओ हो सर जी मजा आ गया। कईयों को लगेगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने के अंदाज मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। हाँ बोलो, Z की वैल्यू 79। बोलना मत, मेरी केमिस्ट्री वैसे भी वीक है लेकिन ये सब चीजें याद रहती है भाई, इतने साल से करा रहे तो। 79 गुड। क्या इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? तुम्हारे एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है और ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। बोलो एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आ गया? अपने को ग्राफ समझ में आता है? यस सर। अल्फा पार्टिकल के बारे में अपने को पता है? यस सर। स्कैटरिंग की संख्या कम हो जाएगी अगर हम 180 डिग्री पर जाएंगे क्योंकि ज्यादातर पार्ट खाली है, स्कैटर हुआ ही नहीं, सबके सब ट्रांसपेरेंट है, निकल लिए भाई साहब। एग्जैक्टली सामने खड़े हो तो बहुत कम लोग मिलेंगे क्योंकि सबके सब रिटर्न हो गए वहां पे भाई। गॉट माई पॉइंट? यस। अब आगे की बात सुनो, ये हो गया। अब मैं आता हूं इंपैक्ट पैरामीटर पे जो कि इसी स्लाइड में हो जाएगा। हम समझते हैं एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से ताकि एक ही स्लाइड ये आपको मैं भेज पाऊं तुरंत के तुरंत। देखिए जैसे ये हमारा यहां देखो, हो गया। चलो अब देखो बच्चा, अरे मायरे ये चला नहीं जा रहा है। हाँ तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, तहरीम फतेमा धन्यवाद। और ये है हमारा अल्फा पार्टिकल्स। इसकी ना अलग अलग मतलब हम एक जैसे ये न्यूक्लियस है इसको हमने यहां से भी प्रोजेक्ट कराया, 1 से भी हमने इसको 2 से भी प्रोजेक्ट कराया और हमने इसको 3 से भी प्रोजेक्ट कराया। पॉइंट है अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे प्रोजेक्ट करा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि 1 2 3 में से किस में डेविएशन के चांसेस ज्यादा हैं? मतलब ऐसे सामने जाकर के मुखर जाए, रिटर्न हो जाए। क्या 3 नंबर वाला पार्टिकल्स? गुड। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे बैंड हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे आगे जाएगा फिर ऐसे बैंड होगा। ये थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और आगे जाकर के फिर बैंड होगा। ऐसे अगर मैं यहां से एक पार्टिकल को फेंकूं इधर से पार्टिकल से तो वो हो सकता है थोड़ा और जाकर के कम ही बैंड हो। इसके और ऊपर जाएंगे तो उसकी बेंडिंग के चांसेस और कम हो। ये बेंडिंग क्या है? बेंडिंग है कि इस न्यूक्लियस की ताकत कितने रेंज तक है। हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो मेरा ये जो डेविएशन एंगल है वो बढ़ रहा है, 180 की तरफ जा रहा है। अगर मैं इससे बहुत दूर जाता हूं तो इसका इंपैक्ट न्यूक्लियस का खत्म हो रहा है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और यहां से मैंने एग्जैक्टली सामने भेजूंगा तो 180 डिग्री पे चला जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो डेविएट ऐसे आगे चला जाएगा। थोड़ा और ऊपर होगा तो ऐसे। तो ऐसा एक और पोजीशन होगा जहां पर वो बिल्कुल भी ना जाए, जहां पर न्यूक्लियस का इंपैक्ट ही खत्म हो गया, वो इंपैक्ट है उस न्यूक्लियस का। जहां पर जिस डिस्टेंस पे खत्म हो गया वो इंपैक्ट है। तो इंपैक्ट पैरामीटर वो चीज है जो हमें ये बताती है कि कितना डेविएशन होगा कितने डिस्टेंस पे। और इसको डिफाइन कैसे करा गया? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख भी दूं ताकि तुम्हें समझ में आए। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स, वेलोसिटी वेक्टर। 2 वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे लाल, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मेरे लाल बाल गोपाल हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ये क्या कहते हैं आपका इंपैक्ट पैरामीटर। और इंपैक्ट पैरामीटर ये निर्धारित करती है कि उसका रेंज कैसा है, मतलब इसका रेंज कितना है, इसका इलाका कितना है। बात समझ पड़ी? सिंपल सी एक बात है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है,
ऐसे काइंड ऑफ न्यूक्लियस। एग्जैक्टली इसके सामने अगर अल्फा पार्टिकल आएगा तो वो बैंड हो जाएगा 180 डिग्री पे। इसके थोड़ा ऊपर होगा तो वो थोड़ा जाकर के फिर बैंड होगा। इसके और ऊपर होगा तो हो सकता है वो बैंड ही ना हो। तो ये जो दो अलग अलग परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का गैप है ना, इसी को बच्चा पार्टी हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, स्मॉल बी। जैसे 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 वेलोसिटी वेक्टर बढ़ेगा, इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, इसका इंपैक्ट खत्म होता चला जाएगा। तभी तो इतने डिस्टेंस पे वो सीधा ऐसे चला जाएगा। बोलो चमचम चमकीला, अरे लागिला लागिला लागिला, आनंद की अनुभूति आइला मेरे लाल बाल गोपाल। तो क्या सीखे इस लेक्चर में? अरे सर जी इस लेक्चर में ये सीखा कि जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पगला साइंटिस्ट जिन्होंने बताया ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद रुदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने अपना अल्फा स्कैटरिंग का पार्टिकल दिया। हाँ, आपके किताब में से देखिएगा डायग्राम, 8000 में से एक पार्टिकल्स के चांसेस होते हैं कि वो रिटर्न चला आए, बाकी सबके सब ट्रांसपेरेंट है, चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी। फिर न्यूक्लियस के बारे में जानकारी, फिर उसके बाद में आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं और इंपैक्ट पैरामीटर। इसी चैप्टर में भी आपको कहानियां ही मिलेंगी। और अगर आप कहानियों को बहुत प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से, यहाँ नहीं दिमाग में अगर उतार लो मेरे लाल बाल गोपाल, दिमाग में नहीं दिल में अगर उतार लो मेरे लाल बाल गोपाल, तो ये आपको याद रहेगा। बोलो क्लियर है पॉइंट? तो बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम।